साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। तो आज मैथमेटिक्स की सर्जिकल स्ट्राइक लेकर के आया हूं मैं सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वर्तमान में चल रही पटवारी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बच्चों से लगातार हम संपर्क में हैं और उनके द्वारा भेजे गए प्रश्नों को अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत करके दो उद्देश्य है इन प्रश्नों को सॉल्व करवाने के पीछे। एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब नहीं करना है, दूसरा आपको पैटर्न से रूबरू कराना है, तीसरा आपको आपकी तैयारी का एनालिसिस करवाना है। यही क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न सभी एग्जाम में पर डे वही चल रहा है। मैं रोज बता रहा हूँ आपको, सारे टॉपिक वो कवर कर रहे हैं। किस टॉपिक से आ जाए कह नहीं सकते, लेकिन सबके लेवल मीडियम है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। तो कुछ प्रश्नों को हमने पिछली क्लास में करवाया था, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा और ज़रूरतमंदों तक भेजते जाए। कहीं पर भी किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। आइए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, बहुत अच्छा चल रहा होगा। जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे वो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो रहा होगा। और आप मुझसे जुड़ते रहिए, बातचीत करते रहिए और अपना जो किसी भी प्रकार का निराशा है वो दूर कर सकते हैं। आइए पहले सवाल पे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो टाइम एंड वर्क में देखते हैं, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 40 दिन में करता है तो तीनों मिलकर कितने दिन। मतलब जब आप टाइम एंड वर्क किसी भी टीचर से पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, तो बेसिक क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन हर टीचर आपको यही करवाता है। कोई भी मैथ्स का टीचर होगा, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेगा तो पहला क्वेश्चन यही होगा। हाँ, उसके डिजिट अलग अलग हो सकते हैं, तो कुछ नहीं करते इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बड़ा सिंपल होता है। ए कितने दिन में कर रहा है, कलर चेंज कर लें क्योंकि इधर येलो है। ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है। वेरी गुड। बी कितने दिन में कर रहा है, आप कहेंगे सर बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, तो सी कहेंगे 40 डेज में। आप क्या करते हैं बेटा, इनका लेते हैं एलसीएम, है ना। तो भाई एलसीएम 60 हो नहीं सकता, 60 का डबल कर दो, 120 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 8 इफिशियंसी लेके आएगा, ये 6 इफिशियंसी लेके आएगा और ये 3 इफिशियंसी लेकर के आएगा। अर्थात अगर 120 चॉकलेट हैं और उनको ए ने 15 दिन में ख़त्म कर दिया, इसका मतलब है ए डेली 8 चॉकलेट खाने की क्षमता रखता है। 120 चॉकलेट को अगर भी 20 दिन में ख़त्म कर देता है, इसका मतलब है कि वो 6 चॉकलेट एक दिन में खाने की क्षमता रखता है। अगर उस 120 चॉकलेट को सी 40 दिन में ख़त्म करता है, मतलब वो 3 चॉकलेट खाने की क्षमता रखता है। तो तीनों अगर मिल जाए तो उनकी क्षमताएं भी मिल जाएंगी ना बेटा। तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 120/17 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 1/17, 7 सही 17, 1/17 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें बहुत परेशान नहीं होना है, आपके बेसिक क्वेश्चन ही वो पूछ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ये सवाल है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:7:4 है। ध्यान रखिएगा, ये कार्य क्षमता से संबंधित सवाल हो गया। कार्य क्षमता यानी दक्षता, दक्षता यानी इफिशियंसी। क्लियर है। चारों मिलकर इस काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। चारों मिलकर इस काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। तो बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, पहले हमें पूरा काम निकालना है। एक बार हम सब लोग जुड़ जाएं, देख सकते हैं कितने लोग जुड़ चुके हैं, और सब लोग प्रतिक्रिया जरूर लिखा करें।
आवाज आ रही है क्या, आपको समझ में आ रहा है? और आप अगर आंसर निकाल पा रहे हैं तो आंसर्स भी लिखते चलें। क्लियर है बेटा? तो क्या है कि इससे दम बनती है। फाइन, चलिए। तो इफिशियंसी में जैसे मैंने अभी समझाया, इफिशियंसी का ये मतलब होता है जैसे ए की दी है 2, यानी ए 2 रोटी खा सकता है एक दिन में, है ना। बी 5 रोटी खा सकता है एक दिन में, सी 7 खा सकता है और डी 4। ये दक्षता का मतलब होता है। अब उसने कहा कि चारों मिल करके 27 दिन में काम खत्म किए हैं। तो जब चारों मिल जाएंगे बेटा तो एक दिन में कितना कांड करेंगे? देखो 7 7 14 और 4 18 कांड करेंगे चारों मिलकर एक दिन में। और कितने दिन में काम निपटाया है? आप बोलोगे सर 27 दिन में। तो ये पूरा काम हो गया। और इस पूरे काम को 2 लोगों से ही करवाना है। और 2 लोग कौन है? बी और सी। यानी बी कौन है? 5 और 7 12 लोगों से करवाना है। 12 से करवाना है ना भाई। बी और सी, बी 5 रोटी खाता है, सी 7 रोटी खाता है। तो यहां से हम देखेंगे कि भाई ये 3 से 4 बार विभाजित होगा और ये 3 से 9 बार विभाजित होगा, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 9 बार, 81/2। और 81/2 को लिख सकते हैं 40 1/2 दिन। ये आंसर हो गया आपका। तो दक्षता आसान होती है, दक्षता बहुत कठिन नहीं होती है। दक्षता का ये मतलब होता है कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कितना क्षमता रखता है। बात खत्म। ना एक्स मानने की जरूरत, ना वाई, ना जेड, कुछ भी नहीं। सिंपल ऐसे ही आपको उड़ा देना है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, मुझे लगता है दक्षता से ही संबंधित सवाल ये भी है। दीपक की कार्यक्षमता अमित से 3 गुना अधिक है। आप लोग पढ़ पा रहे हैं? दीपक की कार्यक्षमता अमित से 3 गुना अधिक है। किसकी? दीपक की। किससे? अमित से। 3 गुना नहीं है, 3 गुना अधिक है। द वर्ड इज मोर। अधिक। अधिक होते ही कांड हो जाता है। 3 गुना होना मतलब 3x और 3 गुना अधिक होना मतलब 3 + 1 4x। ध्यान रखना है। तो दीपक की कार्यक्षमता अमित से, यानी जो दीपक है वो 3 गुना अधिक है। तो जिसके बारे में कहा जाता है ऊपर और जिससे तुलना की जाती है वो नीचे। तो रेशियो हो गया दीपक की कार्यक्षमता। अमित अगर 1 चॉकलेट खाता है तो दीपक 3 चॉकलेट ज्यादा खाता है, यानी 4 चॉकलेट। तो ये रेशियो हो गया। क्लियर है? उस कार्य को दीपक 25 दिन में निपटाता है। कौन? दीपक। और दीपक कितने चॉकलेट खाता है? 4। तो कुल चॉकलेट कितने कहलाएंगे भाई? 100 चॉकलेट हो गए। उस कार्य का 20% कौन? अमित कितने दिन में करेगा? भाई अमित की बात है तो अमित कितना खाता है? अमित तो 1 ही चॉकलेट खाता है ना। और इसका कितना परसेंट? 20%। तो 20% निकाल लो। 1/5 20% होता है। और 5 से कितनी बार? 5 बार। और 5 चौके 20 दिन। फिनिश, खत्म। कोई दम नहीं सवाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिख दिया भैया? 2 वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 10:7 था। बहुत बढ़िया। यदि एक को 12.5% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है अपन को। टोटल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? 2 वस्तुएं हैं, उनका मूल्य है 10 और 7। मान लो 10 को 100 मान लो और 7 को 70 मान लो। ये कांड हो गया। फिर 12.5% लाभ पर, यानी 12 सही 1/2%। और 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है? कुछ भी होती हो, 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कुछ तो होती होगी।
या तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लो, या विक्रय मूल्य निकालो और उसमें घटा के प्रॉफिट निकालो, चॉइस योर्स। तो यहाँ 100 वाले में से तो 12.5 रुपए ही आएगा भाई, यहाँ लिखा है ना 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो यहाँ तो भैया हमारा 12.5 रुपए ही आ गया, 12.5 रुपए डन। दूसरे को 15% लाभ पर, तो यहाँ से 15% निकालो ना, 15% निकाल लो, यहाँ से 15% निकालने जाओगे तो कितना आएगा भाई, 0 से 0 चला गया, और यहाँ से 5 से 3 और 5 से 2, 21/2 यानी 10.5 रुपए का, यहाँ 10.5 रुपए का अपने को मुनाफा हुआ। चेक करो कुल मुनाफा कितना हो गया भाई, 12 10 22, 22 और 1 23, 23 रुपए का मुनाफा हो गया। कितने में भैया? तो आप कहेंगे सर 170 रुपए में। लाभ ऐसे ही निकालते हैं ना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये हो गया आपका पूरा परसेंट। यही पूछा है ना, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कुल लाभ प्रतिशत हो गया ये 0 से 0 कैंसर, 230/17, 17 एकम 17, 6 और 0, 17 तिया 51 है ना, और बचे 9/17, 13 सही 9/17% का लाभ है। तो जरूरी नहीं कि आप सेलिंग प्राइस निकालने जाओ हमें फ्रैक्शन आता है तो हम उसका इस्तेमाल करें, प्रॉफिट फिल्टर मार दो, है ना। यहाँ से 12.5% फिल्टर मार दिया, यहाँ से 15%, यानी कुल मिला के 23 रुपए का अपन को हुआ लाभ। 23 रुपए लाभ कितने पे? 170 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, खत्म, डन ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, बहुत अच्छा काम किया। किसी वस्तु का जो मूल्य है पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% कम कर दिया, घटा दिया। वस्तु के मूल्य में कितने रुपए का अंतर आया, जबकि उसकी वर्तमान कीमत इतनी है भैया, वर्तमान कीमत इतनी है। ध्यान रखना है, जब किसी वस्तु में बराबर परसेंट की वृद्धि और उतने ही परसेंट की कमी की जाती है तो हमेशा कमी होती है, और उस कमी का प्रतिशत होता है जितने भी प्रतिशत दिया गया है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100% की कमी सदैव। तो 20 का स्क्वायर आपको पता है 400/100 यानी 4% की कमी। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि उसने परसेंट तो पूछा ही नहीं है आपसे, उसने आपसे कीमत पूछी है, और कीमत भी ऐसी नहीं पूछी पुरानी दे दी तो आप फटाफट 4% निकाल लो तो आ जाए, नहीं, 4% घटने के बाद बचा है इतना। तो जब 4% किसी का घट जाता है तो कितना बचता है? 96%। यानी ये कितने की वैल्यू है? ये 96 की वैल्यू है। और हमें चाहिए कितने की वैल्यू? हमें चाहिए 4 की वैल्यू। मैंने आपको बता रखा है, जितने परसेंट की वैल्यू पता है उसको नीचे पटक दो, 110,400 इंटू नीचे 96 की वैल्यू है और चाहिए अपन को 4 की। फटाफट इसको फिनिश कर लो। कैसे फिनिश करोगे भाई? 4 से तो पहले चला गया ये 24 बार, 4 से 24 बार, और 12 से चेक कर लेते हैं, 12 से 2 बार, 12 से 2 बार ये कितना हो गया? 12 9 108 और 12 दूनी 24, ये 00, 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 4600 रुपए खत्म। एक स्टेप का सवाल है, हमेशा ध्यान रहे, जिस प्रतिशत की वैल्यू पता है उस प्रतिशत को नीचे पटक दो, और जिस प्रतिशत की वैल्यू ज्ञात करनी है उसे ऊपर पटक दो, सीधा आंसर आ जाएगा। कितना? 4600 रुपए। दैट्स इट। इतने छोटे, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका ये फिर से आ गया कार्य क्षमता। कार्य क्षमता हर सेक्शन में, हर शिफ्ट में आ रहा है। एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात 5, 6, 7 है। तीनों मिलकर पूरे काम को 32 दिन में समेटते हैं। कितने दिन में समेटते हैं भैया? 32 दिन में समेटते हैं। ए और बी 28 दिनों तक काम करते हैं। बचे हुए काम को सी कितने दिन में निपटाएगा? कर लोगे ना यार आप भाई। तीनों मिलकर ये 5 रोटी खाता है, ये 6 और ये 7, 11, 11, 7, 18, 18 रोटी इन्होंने, ध्यान रखिएगा, 32 दिन में खत्म कर सकते हैं, है ना। यानी 18 इंटू 32, 18 इंटू 32, ये कुल रोटियां हैं। चेक करिए कुल कितनी रोटियां हो गई। 18 दूनी 36, 54 और 3 57, 576 रोटियां हैं, है ना। ए और बी ने 28 दिन तक खाया। ए और बी ने खाया मतलब 11 इंटू 28। ए और बी ने, ए एंड बी, यानी 11 इंटू 28। कैसे जोड़ते हैं पता है ना। यहाँ 8, 8 2 10 और 2 1 308, 11 8 88, 22 8 308। 576 में से 308 रोटियां ए और बी खा गए, है ना। तो बचे कितने? 16 में 8 जाएगा 8, क्लियर है। यहां से 6, यहां से 2, 268 बची रिमेनिंग। खिलाना किसको है भाई? बचा हुआ काम सी कितने दिन में? सी कितनी खाता है? 7, 7 से कर दो भाग, डिवाइड बाई 7। 7 से कितनी बार? 7 से 3 बार 21, 5 और 8, 7 8 56, 2/7, 38 सही 2/7 दिन में सी निपटा देगा बचे हुए काम को। क्लियर है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते जाएं। अगला सवाल है ये, क्या है ये? 4 मीटर कोर वाले घन में से 1 मीटर त्रिज्या वाला गोला बाहर कर दिया गया, अपशिष्ट पदार्थ कितना बचेगा? मतलब जो गोले में प्रयोग नहीं हुआ वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो इसके लिए मैंने हमेशा बताया है आपको कि अपशिष्ट पदार्थ बराबर, हमेशा के लिए ध्यान रखिए, एक घन है, ये घन है, इसमें से ये गोला बाहर किया गया, ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये हिस्सा अपशिष्ट पदार्थ है। कितना निकलेगा? तो हमें पता होना चाहिए आयतन, घन का आयतन। 4 मीटर, तो घन का आयतन होता है 4 का क्यूब। घन का आयतन होता है 4 का क्यूब। घन का आयतन होता है 4 का क्यूब माइनस किसका आयतन? गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 1 मीटर है यार, एक का एक ही होगा। ये 4 का क्यूब कितना होता है? 64 माइनस 22 चौके 88 अपॉन 21 ही है ना। हाँ, 21 अपना एलसीएम, 21 इंटू 64 मल्टीप्लाई बाई 21, 4 1 कम 4, 6 8 6 14, 12 12 और 1 13, 1344 माइनस 88, 14 में 8 गए 6, 14 में 9 गए 5 और
3 में 1 गया 2 अपॉन 21, 6 5 11, 11 2 13, 1 14, 3 से तो नहीं कटेगा है ना, 7 से 7 1 कम 7, 5 5, 7 7 49, 6 6, 7 से भी नहीं कटेगा है ना। तो इतना मीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। क्लियर है। तो क्या किया अपन ने, अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए घन के आयतन में से गोले के आयतन को अपन ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। 1 ही मीटर की त्रिज्या थी ना, 1 ही मीटर की थी। डन। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है ट्रेन का। एक ट्रेन 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 14.4 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 72 मीटर ज्यादा है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, सिग्नल पोस्ट को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। किंतु यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, टनल को पार करती है, सुरंग को, ब्रिज को, गुफा को पार करती है, इसका मतलब है वह खुद की लंबाई और इनकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब यहाँ ट्रेन की लंबाई अपन को पता नहीं है, तो क्या हम ट्रेन की लंबाई को x मान लें? ट्रेन की लंबाई x मान लिया, ठीक है। तो ट्रेन ने किसको पार किया है? ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को। ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म से 72 है, तो एक काम करो ना, और पूछा किसकी है? ट्रेन की है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां अपन प्लेटफॉर्म को क्या मान सकते हैं? x माइनस 72। भाई ट्रेन ज्यादा लंबी है तो प्लेटफॉर्म कम होगा ना, उल्टा ले लिया हमने, बराबर। ये हो गई कहानी। उसके बाद क्या करना है? 81 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए इतने सेकंड में पार करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां सेकंड है, यहां किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसे तो बदलना ही पड़ेगा, है ना, हर हाल में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें करते हैं 1000 का गुणा और इसमें करते हैं 3600 का। तो 00 से 00, ये 5/18। इनकेस आपको भूल जाता है तो ये काम कर सकते हैं आप, है ना। तो होता है समय बराबर कुल दूरी मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तो x और x 2x प्लस माइनस है ना, माइनस 72 है, तो माइनस लगाएंगे अपन, माइनस x और x 2x हो गया ना, 72 कुल दूरी बटे चाल 81 मल्टीप्लाई बाय 5/18 इक्वल्स टू समय। डन। तो समय की जगह पर हम क्या पुट कर दें बेटा? जो समय हमें दिया गया है। समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 14.4। डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगाया, कोई दिक्कत नहीं। 18 से ना ये डायरेक्ट 8 बार चला जाता है। यहां तक ठीक कहानी। 5 से ये 2 बार चला जाता है, यहां तक भी ठीक कहानी। अब मेरा ख्याल है कार्यक्रम खत्म। यहां से 2 × 2 4x माइनस 72 × 2 144 इक्वल्स टू 81 × 8। तो 8 × 8
8 इंटू 8 64, यहां तक ठीक। ये 144 उधर जाके एड ऑन हो जाएगा। 4x इक्वल्स टू 8 4 12, 4 4 8 1 9, 6 1 7, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 कम 4, 3 और 9, 4 9 36 और 4 3 12। x इक्वल्स टू 193 मीटर आंसर। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से चेक करते रहिए, तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। क्लियर है? समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटे चाल, चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर है मेरे बच्चों? आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक बस, ये भी स्पीड एंड टाइम का ही क्वेश्चन है आपका। एक बस 600 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में निपटा देती है, उसकी औसत चाल क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, 600 बटे 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी ये हो गया 120 सेकेंड। ये कितना हो गया? 120 सेकेंड ये और 30 सेकेंड ये, तो 150 सेकेंड होगा। मल्टीप्लाई बाय, ये किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड हमें चाहिए नहीं, हमें किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां 18/5 करते हैं। यहां क्या करते हैं? 18/5 करते हैं। 0 से 0, 15 से कितनी बार? 4 बार, 18 चौके 72/5। यहां से कितना हो जाएगा? ये 72/5। एक बार फिर 600 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पार करती है, मतलब 150 मीटर प्रति सेकंड। ओके, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं, डन। यहां से 0 से 0 कैंसल, 15 चौके 60, डन है। 72/5, 5 का दुगुना 10, 72 का दुगुना 144, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका आंसर होगा। डन है। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा। कोई धनराशि 4 साल में 1344 एवं 6 साल में 1416 रुपया हो जाती है, दर ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, अगर ब्याज की दर समान रहती है तो हर साल ब्याज बराबर मिलता है। तो भाई 6 साल में कितनी हो गई? 6 साल में हो गई 1416 रुपया। 6 साल में 1416 रुपया। भाई 4 साल में कितनी हो गई? 4 साल में आप कहेंगे 1344 रुपया। तो जरा देखिए कि इन 2 वर्षों में आपको कितना ब्याज मिला। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 रुपया, यहाँ 11 में 4 गया 7 और यहाँ 0 है ना, यानी 72 रुपए मिले। तो सर 1 साल में कितना मिलेगा? अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल का निकालो ही सही। भाई ये बात बताओ, 2 साल की ब्याज 72 रुपए है और हमारे पास आंकड़े 4 साल के हैं ना, तो 4 साल की ब्याज यहाँ से निकाल लो भैया। 2 साल की ब्याज 72 रुपए है, तो 4 साल की ब्याज डबल हो जाएगी 144 रुपए। 4 साल की कुल धनराशि यानी मिश्र धन 1344 है और आपकी ब्याज 4 साल की कितनी है? 144 है। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ कौन सा अमाउंट मिल जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिल जाएगा? 1344 में जब 144 आप माइनस करोगे तो आपका ब्याज मिलेगा, मूलधन। क्या? मूलधन मिलेगा। और मूलधन कितने रुपए होगा?
मूलधन भी पूछा जाता है यहाँ से, क्लियर है। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। 1344 में 144 घटाएंगे, दोनों जगह 0 0, यहाँ कितना जाएगा 1200। 1200 रुपये मूलधन आ गया। अब बताओ 1200 रुपये मूलधन है, 144 रुपये ब्याज है, तो दर निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। क्या होता है, ब्याज बराबर यानी 144 बराबर मूलधन, मूलधन 1200 गुणा दर गुणा समय, कितने साल का था, कितने साल का था, 4 साल का, डिवाइड बाई 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12 से 12 बार, 4 से 3 बार। बहुत से तरीके हैं, ऐसा नहीं कि केवल एकमात्र यही तरीका है। इस तरीके को इसलिए मैं बताता हूं कि कई बार आपसे प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछा जाता है, मूलधन भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो जरा जरा से ये सवाल हैं जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 6 है, उनके वर्गों का अंतर 252 है, तो संख्याओं का योग सम क्या होगा? तो ये ऑप्शन से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। उन संख्याओं का योग पूछा है या अंतर पूछा है, जो भी है, खैर दो संख्याओं का अंतर, आइए देखते हैं। यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 और वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 252। तो हम जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी बराबर, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखो कितनी सरलता से बन गया, यहाँ लिख सकते हैं हम x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 252, और मेरा ख्याल है x माइनस वाई दिया है x प्लस वाई इंटू 6 इक्वल्स टू 252, विभाजित हो गया 6 चौके 24, 6 दूनी 12, और योगफल पूछा था x प्लस वाई इक्वल्स टू 42। क्लियर है बेटा? इस प्रकार से आप इन संख्याओं को, इन सवालों को उड़ा सकते हैं। अगला सवाल है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है, पहली और आखिरी संख्या का अंतर ज्ञात करें। जरा जरा से सवाल है। हमने आपको बताया कि अगर संख्याएं क्रमागत है, रिस्पेक्टिवली हैं, तो हमेशा मिड वैल्यू ही एवरेज होता है, हमेशा के लिए। आप समझिए कितनी है, 5 है, ये डॉट लगाइए ना, 1 2 3 4 5, 5 डॉट लगा दिया। विषम संख्याओं का औसत 7 है, ये वाली वैल्यू 7 है, ठीक है। तो ये होगी 9 और ये होगी 11 विषम संख्याएं हैं, ये है 5, ये है 3, और 3 और 11 का अंतर, 3 और 11 का अंतर भारत में 8 होता है। बस खत्म सवाल, है ना। तो जरा जरा से ये क्वेश्चन है जो आपको मैं बेसिक, कितना बेसिक पढ़ा के थक गया ऑफलाइन क्लास में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपको आपकी तैयारी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। डन? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर देने पर पहले आयतन और नए आयतन का जो अनुपात है वो क्या होगा? तो जो पुराना वाला आयतन है वो कितना होगा? वो होगा 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा। अब रेशियो निकालना है, 4/3 पाई तो रहेगा, लेकिन त्रिज्या क्या कर दिया, दुगुना, यानी 2r का क्यूब हो जाएगा, 2r का क्यूब हो जाएगा। ये भाई लोग तो गए, यहां बचा r का क्यूब, यहां 8r का क्यूब, r क्यूब से r क्यूब भी गया, 1:8, ये आपका रेशियो हो जाएगा। खत्म बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला सवाल है, 800 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्टेशन ए और बी हैं। स्टेशन ए से एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती
है, स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलती है, दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? पहले यह समझिए कि विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं, विपरीत दिशाओं से आते हुए चालें जुड़ जाती हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, ये है आपका ए स्टेशन, ये है आपका बी स्टेशन, स्टेशन और बी स्टेशन। इन दोनों के बीच की दूरी है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। क्लियर है? यहां से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यहां वाली की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो यहां से चल रही है उसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर। फाइन। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो चालें क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो इनके मिलने का जो समय होगा, ध्यान रखिएगा, इनके बीच की दूरी डिवाइडेड बाई चालों का योगफल। क्लियर है? तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 800 डिवाइड बाई चालों का योगफल। चालों का योगफल कितना है? 60 और 40, 60 और 40 100। ये समय आया। अब उसने कहा है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो जिसके भी स्टेशन के बारे में बात की जाए उसकी चाल को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए की बात करी गई है तो ए की चाल है अपनी 40। खत्म हो गया क्वेश्चन। 00 से 00, 8 चौके 32, 320 किलोमीटर सेकेंडों में आप आंसर दे दोगे। क्लियर है ना? जिस भी स्टेशन से अगर बी से पूछता तो हम किसकी चाल को मल्टीप्लाई करते? बी की चाल को। क्यों? क्योंकि हमसे दूरी पूछ रहा है, और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणा मिलने का समय, और मिलने का समय क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाई चालों का योगफल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आखिरी क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जरा सोचिए कि भाई सेलिंग प्राइस अगर हमारी 100 रुपीज है, तो सीपी क्रय मूल्य 50 रुपीज हो जाएगी। अब देखो ना, 50 रुपए का सामान है, 100 रुपए में आप बेच रहे हो, कितने रुपए का मुनाफा कमा रहे हो? आप बोलोगे सर 50 रुपए का। किस पर? सर 50 पर ही, मल्टीप्लाई बाई 100। सवाल खत्म हो गया। 50 से 50 कैंसिल, यानी आपका जो मूल प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होगा? 100%। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आए होंगे, और ये सारे वो सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं। लगातार बच्चों के संपर्क में होने की वजह से ये प्रश्न मिल पा रहे हैं। आप में से जितने भी छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं, दूसरे बच्चों का भला हो, इसके लिए परीक्षाओं से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो व्हाट्सअप करते रहें, बताते रहें, और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 140 प्लस स्कोर है तो आप सेटिस्फाई रह सकते हैं। 140 के आसपास ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो सकता है। फिलहाल अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, 2-5 दिन और एग्ज़ाम हो जाने देते हैं। एग्ज़ाम बहुत मिला जुला है। हाँ, आज तक में ये सॉल्यूशन निकल के आया है। हमने जितने बच्चों से बात की है, एग्ज़ाम लेंदी है, 3 घंटे ना बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यही पेपर 200 नंबर का सब इंस्पेक्टर में 2 शिफ्ट में होता है। 100 नंबर का जीएस सेक्शन अलग होता है और 100 नंबर का लैंग्वेज सेक्शन अलग होता है। इस बीच उनको ब्रेक मिलता है, तो उनको ब्रेक के दौरान जो माथापच्ची है वो हट जाती है बच्चों की। ये 200 नंबर का प्रश्न पहली बार बच्चों को मिल रहा है, और वो भी 3 घंटे लगातार। तो बीच में बच्चे बोर हो जाते हैं, बीच में बच्चे सफोगेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस वजह से भी पेपर में स्कोर बच्चे कम कर पा रहे हैं। बीच में बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, बीच में उनको आसान पेपर मिल जाता है तो उनको लगता है कि अब हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, और लास्ट में वो इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जो स्कोर वो
उम्मीद करते हैं कि हमारा 170 के आसपास जा रहा है, वो स्कोर 120 और 130 में रुक जाता है। तो आपको, जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जाने वाले हो, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि पेपर 3 घंटे का है। 3 घंटे बहुत बड़ा पीरियड होता है, 3 घंटे बैठना और 200 प्रश्नों को हल करना, ठीक है। तो टाइम कम नहीं पड़ रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। और मिक्स क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एनालिसिस करते रहिए और लगातार आपकी जीएस की और मैथ्स की क्लास नियमित चली रही हैं। आपको पूरा गाइडेंस दिया जा रहा है। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मेरी क्लास में अभी यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।